दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी जी श्रीलंका पहुंचे हैं, श्रीलंका के दौरे पर हैं। ये वही श्रीलंका है जिसकी जीडीपी का 13% हिस्सा टूरिज्म के ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए कोविड-19 के टाइम पीरियड के अंदर जिस देश ने एशिया पैसिफिक के अंदर सबसे ज्यादा मार झेली वो श्रीलंका था, क्योंकि उस समय टूरिज्म बिल्कुल बंद हो गया और ऊपर से रशिया और यूक्रेन का जो वॉर था, जो कि वहां से फूड ग्रेन्स श्रीलंका के अंदर आए करते थे थ्रू यूक्रेन, वो आना बंद हो गए। फिर श्रीलंका को यह पता लगा कि वाकई में फूड ग्रेन्स के लिए अगर हम लोग किसी दूसरे देश के ऊपर डिपेंड है तो वो गलत है। इसीलिए श्रीलंका को बाद में लगने लगा कि हमको इसके लिए इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा और उसने भारत से सीख ली कि भारत एक ऐसा देश है जो कि हमेशा इंडिपेंडेंट होने की कोशिश करता है। पर आज हम लोग इसी बात में जिक्र करने वाले हैं कि श्रीलंका ने जिस समय भारत की अहमियत को समझा, उस समय ही श्रीलंका के अंदर कुछ ऐसा भी हुआ कि भारत के साथ में दुश्मनी भी वो मोल ले बैठा। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कोविड के टाइम पीरियड के अंदर जैसे ही श्रीलंका की इकोनॉमी कोलैप्स कर गई, उसके बाद में वहां के जो राष्ट्रपति थे वो देश छोड़कर भाग गए। ऐसा सब कुछ वहां पर चल रहा था, लेकिन अब वहां की इकोनॉमी थोड़ा सा स्टेबल हुई है और रिसेंटली विजिट किया है प्रधानमंत्री मोदी ने। लेकिन आखिरकार विजिट क्यों हुआ है, क्या कारण है कि इस समय विजिट जो है वो किया गया है? तमिलनाडु की लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर हाल ही में एक ऐसा बिल पारित हुआ जिसको लेकर उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी को कहा कि मोदी जी ये काम होना चाहिए, अगर नहीं हुआ तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसा क्या वो बिल था? हम लोग बात करेंगे एक कच्चा थीवू आइलैंड के बारे में, जिसने पूरे भारत के अंदर 1970s के अंदर हलचल मचाकर रख दी थी। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसी जो है वो हो सकता है कि या तो वो गलती हम लोग कह सकते हैं या हम लोग समझदारी भी कह सकते हैं उस समय के अकॉर्डिंग। देखते हैं क्या होता है, सुनिएगा आप लोग बड़ा ध्यान से। आखिरकार पीएम मोदी ने जो विजिट किया है श्रीलंका का, वहां पर विजिट क्यों किया गया है, पहली बात। दूसरी बात, वॉन्ट अलाउ टेरिटरी टू बी यूज, क्या वाकई में श्रीलंका अपनी टेरिटरी को यूज करने का वहां पर परमिशन देगा? क्या वाकई में प्रधानमंत्री मोदी जिस एग्रीमेंट को लेने के लिए वहां पर गए हैं वो एग्रीमेंट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? पीएम मोदी जो कि श्रीलंका के अंदर पहुंचे हैं, वो कह रहे हैं कि मछुआरों के मुद्दे पर हम लोग बातचीत करेंगे, डिफेंस सेक्टर में हम लोग बातचीत करेंगे, एनर्जी सेक्टर में हम लोग बातचीत करेंगे, सहयोग बढ़ाएंगे। और ये जो व्यक्ति आप लोग इनके साथ में देख रहे हैं, यह है दिशा नायके। ये श्रीलंका के प्रेसिडेंट हैं और इन्होंने हाल ही में बहुत गजब के इलेक्शंस के अंदर जो है वो जीत हासिल की थी और बहुत कम उम्र के अंदर वहां के राष्ट्रपति बन चुके हैं। उसके बाद में प्रधानमंत्री मोदी जी ने 6 अप्रैल को रामनवमी के दिन, मतलब जिस दिन मैं लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहा हूं उसी दिन इन्होंने पंबन जो रेलवे ब्रिज है इसका उद्घाटन किया और वो पूरा रोशनी से जगमगा गया। पंबन जो आइलैंड है वो बेसिकली रामेश्वरम एक हम लोग कह सकते हैं कि तीर्थ स्थल भी है भारतीयों के लिए। वहां पर एक कनेक्टिंग के तौर पर जो है रोल अदा करता है पंबन रेलवे ब्रिज, और उसका उद्घाटन जो है वो किया गया है रिसेंटली प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। वहां के श्रीलंका के जितने भी, जैसे आप लोग देख सकते हैं यहां पर सनत जयसूर्या, जितने भी क्रिकेटर्स हैं श्रीलंका के, उनके साथ में मुलाकात की। हर चौतरफा हम लोग मुलाकात करते हैं। इसके बाद में फिर प्रधानमंत्री मोदी जी को हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है उससे भी सम्मानित किया गया। श्रीलंका का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है इसका नाम है धर्म चक्र, और उसको एक स्पेसिफिक टर्म जो है वो कहा जाता है, इसका नाम है मित्र विभूषण अवार्ड। श्रीलंका ने अपना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड प्रधानमंत्री मोदी को दिया है। लेकिन फिर भी साथ ही के अंदर एक न्यूज और स्क्रॉल हो रही थी, और वो स्क्रॉल ये हो रही थी कच्चा थीवू के बारे में। क्या भारत के अंदर कच्चा थीवू आइलैंड वापस से आएगा? आखिरकार ये कच्चा थीवू आइलैंड श्रीलंका के पास में गया कैसे? आज क्या हम लोग जो इंदिरा गांधी है उनको इस नजरिए से देखते हैं कि उन्होंने उस समय बहुत समझदारी की या फिर गलती की? आप खुद एनालिसिस कीजिएगा। तो कच्चा थीवू आइलैंड जो है वो हाल ही के अंदर, अभी तो श्रीलंका के पास में है, लेकिन तमिलनाडु की असेंबली ने, लेजिस्लेटिव असेंबली ने हाल ही में एक बिल पारित किया, एक बिल पास किया अपनी विधानसभा से, और ये कहा कि हमको वापस से रिक्लेम चाहिए कच्चा थीवू आइलैंड के ऊपर। और इस बात का समर्थन वहां के जो बीजेपी एमएलए थे तमिलनाडु की असेंबली के, उन्होंने समर्थन भी किया कि हाँ वाकई में हमको ये कच्चा थीवू आइलैंड वापस से चाहिए। तो सबसे पहले देख ही लेते हैं कि तमिलनाडु जो है लेजिस्लेटिव असेंबली, उसने हाल ही में ये पारित क्यों किया है। देखिए, भारत से जब हम लोग जाते हैं रामेश्वरम के अंदर, ठीक है, रामेश्वरम से फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, यहां पर है धनुषकोडी। धनुषकोडी तक हमारी सीमा खत्म हो जाती है। यहां से जो ओशियन की सीमा है, जैसे हम लोग कहें इंडियन ओशियन और बेसिकली पैसिफिक ओशियन या बंगाल की जो बे ऑफ बंगाल है वो आपस में कनेक्ट होती है।
तो इसके बाद में यहां पर एक आइलैंड स्थित है जिसको हम लोग कहते हैं वो है कच्चा थीवू आइलैंड। तो कच्चा थीवू आइलैंड यहां पर स्थित है। अगर हम लोग भारत से इसकी दूरी देखें तो यहां से लेकर यहां की डिस्टेंस जो है वो लगभग 13 किलोमीटर के आसपास है, जबकि यहीं से ही जाफना जो एक द्वीप है श्रीलंका का, उसके बीच में 16 किलोमीटर की डिस्टेंस है। ये कच्चा थीवू आइलैंड विवादों में रहा था और उसके बाद में भारत के द्वारा ही इसको श्रीलंका को सौंप दिया गया। कैसे हुआ था, क्या प्रोसेस हुआ था, वो हम लोग देखते हैं। तो ये जो आप लोग आइलैंड देख रहे हैं ये 285 एकड़ के अंदर फैला हुआ है और यहां पर मेनली मछुआरे जो है वो रहते हैं। अभी हाल ही में श्रीलंका के पास में है, लेकिन अभी की स्थिति मैं आपको बताऊं 2025 के अंदर भारत के मछुआरे और श्रीलंका के भी मछुआरे यहां पर पहुंचते हैं और अपने जाल को सुखाते हैं। जाल को सुखाने का मीन्स ये है कि जब भी कोई मछुआरा अपने जाल को समंदर के अंदर फेंकता है तो मछलियां उसमें फंसती हैं, लेकिन वो जाल पूरी तरीके से भीग जाता है और वो भीगने के बाद एक दूसरे से जाली जो है उसकी मैशेज वो चिपक जाती हैं, इसलिए उसको सुखाने के लिए जमीन चाहिए होती है और मछुआरे उस जाल को कच्चा थीवू आइलैंड के ऊपर सुखाते हैं। 2008 के बाद में श्रीलंका ने क्या किया था कि यहां पर भारतीय मछुआरों को बैन कर दिया था, क्योंकि उनको यह लगता था कि इसके आसपास में जितनी भी मछलियां हैं वो श्रीलंका के मछुआरों के लिए है, हम लोग इंडियंस जो मछुआरे हैं इनको यहां पर अलाउ नहीं करेंगे। थोड़ा थोड़ा यहां पर विवाद होना शुरू हो गया था। ये व्यक्ति जो आप लोग देख रहे हैं इनका नाम है रॉबर्ट पाक। रॉबर्ट पाक। अब एक्चुअली में जब हम लोग भारत और श्रीलंका के बीच में एक वाटर स्ट्रेट देखते हैं, एक वाटर स्ट्रेट जो है वो हमको देखने को मिलती है जिसको हम लोग कहते हैं पाक वाटर स्ट्रेट, पाक जल संधि हिंदी में कहा जाएगा। और ये व्यक्ति कौन है? रॉबर्ट पाक है, जो कि 1755 से लेकर 1763 तक मद्रास प्रेसिडेंसी के अंदर वहां पर ब्रिटिश ऑफिसर रहे थे और इन्हीं के नाम पर इसका नाम जो है वो पाक वाटर स्ट्रेट रखा गया था। इतने बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। अब 14वीं शताब्दी के अंदर क्या हुआ, 14th सेंचुरी के अंदर यहां पर एक वॉल्केनो इरप्शन हुआ, ज्वालामुखी का उद्गार हुआ और ज्वालामुखी का उद्गार होने से ज्वालामुखी के अंदर से जो भी लावा निकला उसने क्या किया कि इस कच्चा थीवू आइलैंड को बना दिया। हम लोग जब भी ज्योग्राफी को पढ़ते हैं तो कटक पढ़ते हैं, कटक। समंदर के नीचे जितनी भी पहाड़ियां होती हैं उनको कटक कहा जाता है और वहां पर ही क्या होता है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट होता है। तो जब भी ओशन जो कॉन्टिनेंट यानी कि ओशन जो प्लेट होती है वो और कॉन्टिनेंटल प्लेट होती है आपस में टकराती है, तो ओशनिक प्लेट नीचे की तरफ जाती है और कॉन्टिनेंटल प्लेट ऊपर की तरफ आ जाती है, जिससे जो ओशनिक प्लेट नीचे गई थी वो टेम्परेचर राइज होने के कारण वहां पर वॉल्केनो इरप्शन होना शुरू हो जाता है। इसी तरीके से यहां पर ये कच्चा थीवू आइलैंड बना है। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। अब एक्चुअली में क्या हुआ, 17वीं सदी में रघुनाथ देव किलावन ने खुद को रामनाथ साम्राज्य का राजा घोषित कर दिया और इन्होंने कहा कि हमारा यहां पर राज है और कच्चा थीवू आइलैंड पर उनका राज शुरू हो गया। समंदर के बीचों बीच बिल्कुल वीरान ये एक आइलैंड था जिस पर अभी केवल एक साम्राज्य राज कर रहा था और वो था रामनाथ साम्राज्य। यहां पर भी उस समय भी मछुआरे जो है वो जाल सुखाने के लिए आया करते थे और अंग्रेजों के दौर के अंदर रामनाथ जो साम्राज्य था जो कि मद्रास प्रेसिडेंसी के अंदर चला गया। अब जैसे ही ब्रिटिश को यह पता लगा कि यहां पर रामनाथ साम्राज्य का राज है तो इन्होंने कहा कि ठीक है, आप ज्यों की त्यों जो है वो राज करते रहिए, लेकिन आप यहां पर जितना भी टैक्स वगैरह लगा रहे हैं उसका कुछ हिस्सा हमको दे दीजिए। राजा ने कहा कहां पर प्रॉब्लम है, बहुत पैसा ही पैसा है बाबू भाई, तो थोड़ा सा दे देते हैं। तो ब्रिटिश जो थे उनको थोड़ा सा पैसा दे दिया गया कमीशन के तौर पर, लेकिन थोड़ा सा विवाद आगे बढ़ने लगा। अब 1913 के अंदर 1913 के अंदर भारत सरकार और यहां का जो साम्राज्य था, है ना, या फिर हम लोग कहें कि जो रामनाथ साम्राज्य था, इनके बीच में एक समझौता हुआ कि ठीक है दोनों मिलकर यहां पर क्या करेंगे, इसको कंट्रोल करेंगे। मामला चल रहा था, कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। 1921 के अंदर पहली बार भारत और श्रीलंका के बीच में क्या हुआ, यह विवाद जो है थोड़ा सा बढ़ने लगा। तो 1921 में पहली बार इस क्षेत्र को लेकर भारत और श्रीलंका के बीच विवाद हुआ। इन दोनों पर अंग्रेजों का शासन था, इसलिए दोनों ने कोई खासा ध्यान नहीं दिया कि कोई बात नहीं है, और इसके बाद जो है फिर विवाद बढ़ता चला गया। लेकिन उस समय ब्रिटिश शासन में थे, दोनों ने ध्यान नहीं दिया, ना तो भारत ने ना श्रीलंका ने, क्योंकि श्रीलंका के ऊपर भी ब्रिटिश राज करते थे, इसलिए कोई खासा ध्यान नहीं गया। भारत आजाद होता है 1947 के अंदर। उस समय जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बनते हैं। हम लोग जवाहरलाल नेहरू के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से बेरूबाड़ी जो जगह थी वो आज पाकिस्तान को जो है पाकिस्तान और भारत के बीच में डिवाइड हुई। लेकिन अभी हम लोग इंदिरा गांधी के बारे में बात करेंगे।
1970 से लेकर 1974 के बीच में कई सारे डिसीजन जो थे वो इंदिरा गांधी के द्वारा लिए गए। इंदिरा गांधी को उस समय यह लगा करता था कि साउथ जो एशिया है वहां पर हमको थोड़ा सा अपना प्रभुत्व जो है वो बनाना पड़ेगा, थोड़ा सा प्रेशर जो है वो क्रिएट करना पड़ेगा। इसीलिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, इंटरनेशनल लेवल पर इंदिरा गांधी ने ये जो कच्चा थीवू आइलैंड था उसको किसको दे दिया? श्रीलंका को दे दिया। विवाद बढ़ता जा रहा था, इसीलिए उस समय जो पीएम थी श्रीलंका की, जिनका नाम था श्री मावे भंडार नायके। देखिए इनके नाम के सरनेम के अंदर लग रहा है भंडार नायके, और जो अभी प्रेसिडेंट हैं वो है दिशा नायके। थोड़ा सा कनेक्शन बैठेगा, है ना। तो पीएम जो है उस समय श्रीलंका की और भारत की पीएम इंदिरा गांधी के बीच में समझौता होता है, और समझौते के तहत ये जो कच्चा थीवू आइलैंड था वो श्रीलंका को दे दिया गया। इसका बीजेपी ने विरोध किया, और उस समय अटल बिहारी वाजपेयी ने यह कहा कि यह समझौता नहीं है, यह तो समर्पण हो गया। हमने केवल अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए श्रीलंका के दबाव में आकर ये जो आइलैंड था वो किसको दे दिया? श्रीलंका को दे दिया। और तब से ये विवाद चलता हुआ आ रहा है। आज ये स्थिति है कि उस आइलैंड का यूज केवल और केवल भारतीय मछुआरे नहीं कर रहे हैं, अपितु वहां पर जो श्रीलंका के मछुआरे हैं वो भी यूज कर रहे हैं जाल को सुखाने के अंदर। लेकिन श्रीलंका के जो सैनिक हैं वो क्या करते हैं कि भारतीय मछुआरों को या तो बंदी बना लेते हैं या फिर वहां से भगा देते हैं कि यहां पर तो वैसे ही कमी हो रही है, तुम लोग और आ रहे हो। तो वहां के मछुआरों को यह लगता है कि यार ये तो हमारा ही तो था, हमने तो दिया है श्रीलंका को। और इसके बाद में तमिलनाडु के अंदर एम करुणानिधि, आपको पता है कि तमिलनाडु के सीएम रहे हैं एम करुणानिधि, उन्होंने कहा कि हमको ये वापस से चाहिए, लेकिन कोई भी जो है स्थिति वहां पर पास नहीं। उसके बाद में 2008 में जयललिता सुप्रीम कोर्ट के अंदर चली गई कि कच्चा थीवू आइलैंड वापस से चाहिए हमको, क्योंकि हमारे भारतीय मछुआरे वहां पर जाते हैं और उनको रोका जा रहा है, हमको वापस से हमारी टेरिटरी चाहिए। लेकिन अब तक कोई भी काम जो है वो नहीं हो पाया था, लेकिन अब जाकर वापस से वहां पर जो है थोड़ा सा प्रोसेस देखने को मिला है। वहीं पर मतलब कच्चा थीवू आइलैंड के ऊपर एक चर्च है, उस चर्च पर भारतीय यानी कि मद्रास के अंदर रहने वाले लोग, तमिलनाडु के अंदर रहने वाले लोग आज भी जो है वहां पर विजिट के लिए जाते हैं, वहां पर चर्च में घूमने के लिए वहां पर जाते हैं। ठीक है, अब स्थिति ये है। अभी मैं बात करूंगा कि आखिरकार ये कच्चा थीवू आइलैंड वापस कैसे आ सकता है, लेकिन उससे पहले बेरूवाड़ी की हम लोग बात करेंगे। देखिए 1958 के अंदर भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के जो पीएम थे गुलाम नून, उनके बीच में एक समझौता होता है, और समझौते में यह कहा गया कि ये जो बेरूवाड़ी जगह है इसको भारत और पाकिस्तान इक्वली डिवाइड कर लेंगे, जो कि पश्चिम बंगाल के अंदर स्थित था। यह पहला मामला भारत के अंदर देखने को मिला था जिस समय टेरिटरी जो है वो डिवाइड की गई थी। लेकिन आखिरकार ये टेरिटरी डिवाइड कैसे होती है? जब हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो हमारे पास में एक आर्टिकल है आर्टिकल 2 और एक आर्टिकल है 3। दोनों आर्टिकल्स को आप लोग समझिएगा। आर्टिकल 2 ये कहता है कि जब भी हम लोग इंडिया से बाहर किसी टेरिटरी को इंडिया के अंदर शामिल करना चाहते हैं, इंडिया के मैप के अंदर उसको इंक्लूड करना चाहते हैं, तो पार्लियामेंट के पास में पावर है कि वो क्या कर सकती है, इंडियन टेरिटरी में उसको शामिल कर सकती है। लेकिन ऑलरेडी अगर इंडियन टेरिटरी के अंदर है और उसके नाम के अंदर, उसकी सीमा के अंदर, उसकी टेरिटरी के अंदर, उसके नाम के अंदर कोई चेंज करना हो, तो हम लोग किसका यूज लेंगे? आर्टिकल 3 का यूज लेंगे। और पार्लियामेंट के पास में भी ये पावर है और इजीली उसको नाम चेंज कर सकते हैं। जैसे बंगाल कई बार कहता है कि हमारा नाम जो है वो बांग्ला कर दीजिए, है ना। ओके, पश्चिम बंगाल कहता है कि हमारा नाम बांग्ला कर दीजिए। तो कोई भी नाम चेंज करना है स्टेट का, जैसे हम लोग कहेंगे कि आंध्र प्रदेश जो था, आंध्र प्रदेश से अलग तेलंगाना एक अलग राज्य बना था 2014 के अंदर। वो कैसे बना था? आर्टिकल 3 के तहत बना। जबकि आर्टिकल 2 में हम लोग सिक्किम का एग्जांपल देख सकते हैं। तो सिक्किम को जब भारत के अंदर मिलाया गया था तो सबसे पहले इसके लिए एक आर्टिकल 2A को जोड़ दिया गया था और सिक्किम को एसोसिएट स्टेट बनाया गया था, और उसके लिए 35 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1975 में किया गया था। उसके बाद में फिर हमने इस आर्टिकल को खत्म कर दिया और 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करते हुए 1975 में ही सिक्किम को एसोसिएट स्टेट से हटाकर भारत का एक स्टेट जो है वो अनाउंस कर दिया गया था, और ऐसा पॉसिबल हो पाया था आर्टिकल 2 के तहत। अब बात यह है कि कच्चा थीवू जो कि अभी तो इंडियन टेरिटरी में नहीं है, अगर इसको इंडियन टेरिटरी में शामिल करना हो तो हम लोग किसका यूज लेंगे? आर्टिकल 2 जो है इसका यूज लेंगे। क्लियर है? अब कच्चा थीवू जो आइलैंड है इसके 5 नॉटिकल माइल्स जो है वो दोनों देशों का अधिकार होता है। मतलब देखिए बेसिकली श्रीलंका जो है वहां पर अधिकार रखता है, लेकिन हम लोग बहुत लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि उस पर हमको हमारा अधिकार चाहिए, और पीएम मोदी वहां पर विजिट कर रहे हैं कि कैसे भी करके कच्चा थीवू आइलैंड जो है वापस आ जाए। लेकिन 2 रास्ते हैं हमारे पास में, 2 ही रास्ते हैं। पहला है कि भारत जो है वो कोई मिलिट्री ऑपरेशन करे और जिसके जरिए जो
कच्चाथीवू आइलैंड है इसको वापस से भारत के अंदर ले ले, या फिर कानूनी या किसी अन्य समझौते के तहत कोई समझौता किया जाए और कच्चाथीवू आइलैंड भारत का हिस्सा बन जाए। अगर एग्रीमेंट होता है, ऑलरेडी 4 एग्रीमेंट हो चुके हैं, प्रधानमंत्री मोदी गए हैं वहां पर दिशा नायकी के बीच में, अभी 4 एग्रीमेंट तो हो चुके हैं, हो सकता है कि एक अगला एग्रीमेंट हो और कच्चाथीवू आइलैंड वापस से भारत के पास में आ जाए। ये पॉसिबिलिटीज है। आपका क्या मानना है मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लेक्चर कैसा लगा ये भी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। लेकिन आपके लिए एक जबरदस्त चीज है, वो है 75 डेज का हार्ड चैलेंज। जिंदगी को खुशनुमा बनाना है तो पोर्नोग्राफी का एडिक्शन छोड़ना पड़ेगा। आप लोग हंसते होंगे कि यार सर ये कौन सा एडिक्शन हो गया। मैं वाकई में आप लोग को बताता हूं कि पोर्नोग्राफी देखने से धीरे धीरे आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो क्या हो जाता है, एक रुक सा जाता है, इनोवेटिव आइडियाज नहीं आता है, आप पाते हैं। तो आप लोग फोकस को और कंसंट्रेशन को इंप्रूव करने के लिए जरूर 75 डेज के हार्ड चैलेंज को एक्सेप्ट कीजिए। 75 टेक्निक्स हमने बताई हैं और वाकई में अपनी लाइफ को चेंज कीजिए। ठीक है, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब आप लोग जरूर कीजिएगा, सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन के अंदर, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।